नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड है। जीएसटी रिटर्न क्या होता है और जीएसटी रिटर्न किन व्यक्तियों को पे करना होता है और जीएसटी रिटर्न के प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पास आता हूँ। यहाँ पास मैंने आपके लिए डिटेल में दिया हूँ, जैसे कि जीएसटी रिटर्न क्या होता है। जीएसटी रिटर्न एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन को जीएसटी रिटर्न भरना होता है। रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने या देरी से फाइल करने पर जीएसटी एक्ट में इंटरेस्ट और पेनाल्टी का प्रावधान है। यानी कि अगर आप क्या है कि कोई किसी भी प्रकार के आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है, तो अगर आपको जीएसटी रिटर्न आपको फिल करना है, अगर आप उसमें देरी करते हैं या फिल नहीं करते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी लगता है और पेनल्टी का भी लगता है, जो कि गवर्नमेंट जीएसटी एक्ट के तहत आपको पे करना होगा। तो इसलिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को समय पर या जीएसटी रिटर्न फाइल जरूर करना चाहिए। जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन के स्टेटस के हिसाब से अलग अलग जीएसटी रिटर्न्स के फॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जीएसटी एक्ट में जो भी है प्रावधान है, आपको जीएसटी एक्ट आपको पढ़ना होगा। यानी कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको जीएसटी एक्ट को पढ़ना है। एक्ट यानी कि लॉ होता है, उसे आपको पढ़ना होता है। और क्योंकि वो उसके हिसाब से अलग अलग पर्सनस के हिसाब से अलग अलग उसमें प्रावधान रहते हैं जीएसटी एक्ट के। ठीक है, इसलिए एक रजिस्टर्ड पर्सन को अपने ऊपर लागू होने वाले फॉर्म्स के हिसाब से रिटर्न भरना है। यानी कि आप किस एक्ट के तहत अगर आपने जीएसटी लिया है और आप किस एक्ट के तहत आते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा जीएसटी रिटर्न में उसके द्वारा की गई गुड्स या सर्विसेज या दोनों की सप्लाईज ली गई इनपुट टैक्स, क्रेडिट टैक्स पेबल और भुगतान किए गए टैक्स की जानकारी होती है। अब देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है वो क्या क्या चीज़ देता है, क्या चीज़ में उसको जीएसटी रिटर्न करना होता है। जैसे कि जीएसटी पर्सन होता है या तो गुड्स होता है, गुड्स यानी कि सामान सेल्स कर रहा है ना, ये सामान परचेस कर रहा है, वो होता है। और सर्विसेज क्या होता है, जैसे कि अगर किसी भी प्रकार का उसने सर्विस दिया है या सर्विस लिया है, तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो दोनों हो सकता है या तो एक हो सकता है। तो इसी की जानकारी आपको यहाँ पास टैक्स पेबल, भुगतान किए गए टैक्स की जानकारी को आपको यहाँ पास फिल करना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों जीएसटी रिटर्न के प्रकार। अब जीएसटी रिटर्न टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न क्या होता है। जीएसटी रिटर्न जो होता है, फर्स्ट होता है GSTR-1। ठीक है, इसको हम बोलते हैं GSTR-1। अब जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन के द्वारा महीने के समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर फॉर्म GSTR-1 फाइल करना पड़ता है। यानी कि जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन को अगर उसका मंथ कंप्लीट हो चुका है जीएसटी भरने का, तो उसको 10 दिन के भीतर फॉर्म GSTR-1 फाइल करना पड़ता है, जिससे उसके द्वारा की गई सभी प्रकार के गुड्स सर्विसेज के सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, और सभी प्रकार के गुड्स और सप्लाईज की, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल भर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद लेकिन यदि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, यानी कि टर्नओवर आपका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, तो आप GSTR-1 को क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन भी ले सकते हैं। मतलब ये कि जैसे क्या होता है, GSTR-1 जो है हम दो तरीके से पे करते हैं, एक होता है मंथली, दूसरा होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है कि जैसे कि 3-3 महीने या 6-6 महीने जो भी है आपका, ठीक है, साल में, तो वैसे पटा सकते हैं। तो यही बोला गया है इसमें कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप इसको क्वार्टरली का ऑप्शन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मंथली ले सकते हैं। और जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर होता है वो क्या होता है, मंथली पे करते हैं GSTR-1। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर होने पर GSTR क्वार्टरली समाप्त होने के बाद 10 दिनों के भीतर आपको फाइल करना है। यानी अगर आप क्वार्टरली इसको पे करते हैं GSTR-1 को, तो इसमें भी आपको 10 दिन के भीतर ही आपको, यानी कि जो डेट है उसका 10 दिन के भीतर आपको यहाँ पास फाइल करनी होगी। ठीक है, आउटवर्ड सप्लाईज में सप्लायर द्वारा जारी किए गए इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और डिवाइस्ड किए गए इनवॉइस की डिटेल रहती है।
ठीक है। उसके बाद इनपुट सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर नॉन रेसिडेंट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन टीडीएस काटने के लिए और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि टीडीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल हैं को जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करना पड़ता है, यानी कि इन्हें जीएसटीआर 1 फाइल करने से एग्जैम्प्ट किया गया है। ठीक है, ये जो सारे पर्सन्स हैं इन्हें क्या हो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करना पड़ता है, इन्हें जीएसटीआर 1 फाइल करने से बाहर किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं जीएसटीआर 1 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाता है। ठीक है, अब जीएसटीआर 1 में सप्लायर द्वारा आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल भरी जाती है और यह डिटेल फॉर्म जीएसटीआर 2A नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल स्कीम, जीएसटीआर 4A कंपोजिशन स्कीम, जीएसटीआर 6A इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राप्तकर्ता को प्राप्त होती है। प्राप्तकर्ता को प्राप्त डिटेल को उसके द्वारा मॉडिफाई एडिशन डिलीशन किया जा सकता है। ठीक है, प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त डिटेल को प्राप्तकर्ता द्वारा मॉडिफाई एडिशन डिलीशन करने के बाद यह डिटेल फॉर्म जीएसटीआर 1A में सप्लायर के प्राप्त होती है, यानी कि जो प्राप्त करता है डिटेल उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एडिशन यानी कि ऐड कर सकता है, डिलीशन यानी डिलीट कर सकता है, वो अपने हिसाब से वो फाइल फिल करता है। ठीक है, और जीएसटीआर 1A में सप्लायर्स को प्राप्त होती है जिससे सप्लायर द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, यानी कि सप्लायर अगर संतुष्ट नहीं है तो उसे स्वीकार भी कर सकता है, अगर संतुष्ट नहीं है तो अस्वीकार भी कर सकता है, यानी कि लेने से मना कर सकता है। सप्लायर द्वारा स्वीकार अस्वीकार के बाद उसके द्वारा पूर्व में भरा गया जीएसटीआर 1 भी अमेंडेड किया जाता है, यानी कि अगर वो किसी भी प्रकार का सप्लायर है, अगर वो जीएसटीआर 1 पहले फिल कर चुका है तो वो उसको देख के जीएसटीआर 1 देख के पहले के जीएसटीआर देख के उसको यहाँ पास फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद सप्लायर द्वारा जीएसटीआर 1A की डिटेल 15वें दिन के बाद से 17वें दिन से पहले स्वीकार और अस्वीकार की जानी चाहिए, यानी कि अगर सप्लायर द्वारा जीएसटीआर 1 को क्या करना है, स्वीकार या अस्वीकार करना है, यानी कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, तो 15वें दिन के बाद यानी कि 15 दिन के बाद और 17 दिन के पहले, यानी कि बीच में 15 और 16-17 2 दिन का समय होता है, उसमें आपको वहाँ पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, स्वीकार और अस्वीकार करना होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जीएसटीआर 1 को ड्यू डेट के बाद फाइल करने पर, यानी कि जो जीएसटीआर 1 की जो डेट होती है, पे करने की डेट होती है के बाद फाइल करने पर जीएसटी एक्ट में पेनल्टी का प्रावधान किया गया है, जो कि RS 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से नील रिटर्न के केस में और RS 50 प्रतिदिन नील रिटर्न के अलावा केस में लगाई जाएगी। ठीक है, तो इस नोट्स को आपको याद रखना है अगर आप जीएसटी पर्सन हैं। ठीक है, उसके बाद अब जीएसटी कब लगता है इसके बारे में, तो अब सेकंड देखते हैं जीएसटीआर 2 क्या होता है। जीएसटीआर 2 हमने अभी पढ़ा जीएसटीआर 1 के बारे में, अब जीएसटीआर 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो जीएसटी एक्ट में रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा प्राप्त परचेस की गई गुड्स और सर्विस की डिटेल जीएसटीआर 2 में भरी जाती है। ठीक है, आप सेकेंड में जीएसटीआर 2 में क्या होता है कि ये परचेस की गई गुड्स एंड सर्विस की डिटेल भरी होती है। ठीक है, इसमें और अदरवाइज किसी भी प्रकार की नहीं, केवल परचेस की गई गुड्स एंड सर्विस की डिटेल ही हम जीएसटीआर 2 में फिल करते हैं। आगे देखते हैं जीएसटीआर 2 में उन सप्लाईज की डिटेल भी भरी जाती है जिनमें उसके द्वारा रिवर्स चार्ज बेस पर जीएसटी का भुगतान किया गया था। जीएसटीआर 2 में प्राप्तकर्ता कस्टम टैरिफ एक्ट के अनुसार पेबल आईजीएसटी और सप्लायर द्वारा जारी किए गए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो कि टैक्स पीरियड से संबंधित है की डिटेल भी भरी जाती है। ठीक है, लेकिन डेबिट नोट और क्रेडिट नोट 10 तारीख के बाद लेकिन 15 तारीख से पहले प्राप्त किए जाने चाहिए। ये आपको यहाँ पर नोट याद रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नॉन रेसिडेंट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड
पर्सन टीडीएस काटने के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि टीडीएस कलेक्ट करने के लिए लाइबल है को GSTR 1 फाइल नहीं करना पड़ता है। ठीक है, GSTR 2 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाता है और महीने के समाप्त होने के 15 दिन के भीतर भरा जाता है। यानी कि GSTR 2 क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाता है, यानी कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सप्लायर द्वारा फॉर्म GSTR 2 में प्राप्त डिटेल GSTR 2 में ऑटोमेटिक ले ली जाती है, जिसको सप्लायर द्वारा मॉडिफाई, एडिशन, डिलीशन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास भी वही सेम प्रोसेस है। सप्लायर द्वारा फॉर्म GSTR 2A में प्राप्त डिटेल के अनुसार ही वो मॉडिफाई और एडिशन और डिलीशन करता है। अब इसके कुछ नोट्स है। GSTR 2 को अभी तक सस्पेंड किया गया है, यानी कि जब तक GST काउंसिल द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता GSTR 2 को फाइल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं GSTR 3। यह एक मंथली रिटर्न है जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नॉन रेसिडेंट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन TDS काटने के लिए और ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि TDS कलेक्ट करने के लिए लाइबल है के अलावा सभी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा महीने के समाप्त होने के बाद 20 दिनों के भीतर भरी जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस रिटर्न में गुड्स एंड सर्विस इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड यानी कि आना और आउटवर्ड यानी जाना, सप्लाईज क्लेम की गई इनपुट टैक्स, क्रेडिट और भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल भरी जाती है। ठीक है, नोट देखिए, किसी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने पर भी GST रिटर्न भरना होता है। यदि किसी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो भी नील की रिटर्न भरी जाती है, यानी कि आपने GST की कोई भी ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पास नहीं किया है तो आपको वहाँ पास भी आपको GST 1 की फाइल जो है फाइल फिल करनी होती है। उसमें आपको नील करना होता है कि इसमें हमने किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं GSTR 3 को अभी तक सस्पेंड किया गया है, यानी कि जब तक GST काउंसिल द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाती GST 3 को फाइल नहीं किया गया, यानी कि GST 2 की तरह भी GST 3 को भी सस्पेंड किया गया है ना। जब तक कोई इसका नोटिफिकेशन GST काउंसलिंग से नहीं होता तब तक इसको फाइल को फिल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं GSTR 3B क्या होता है। GST के शुरुआती चरण में GSTR 3B को लाया गया है। यह एक समरी रिटर्न है जो कि GST की नॉर्मल स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले पर्सन के द्वारा फाइल की जाएगी। यह रिटर्न हर महीने भरी जाएगी। ठीक है, महीना समाप्त होने के बाद 20 दिनों के भीतर इसे फाइल करना जरूरी है, अन्यथा पेनल्टी लगाई जाएगी। GSTR 3B देरी से फाइल करने पर 20 रुपये प्रतिदिन नील रिटर्न के केस में RS 50 प्रतिदिन नील रिटर्न के अलावा केस में लगाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंपोजिशन, डीलर, इनपुट इनवॉइस, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, सप्लायर के सर्विस के सप्लायर के GSTR से भी फाइल करने से एग्जाम किया गया है, यानी कि इन्हें बाहर किया। एग्जाम का मतलब होता है बाहर करना। ठीक है, इन लोगों को यहाँ पास GSTR 3B से बाहर किया गया है। अब देखते हैं GSTR 4 क्या होता है। कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा प्रत्येक क्वार्टर के लिए फॉर्म GSTR 4 भरा जाए। GSTR 4 में गुड्स एंड सर्विस के इनवर्ड सप्लाईज, टैक्स पेबल और भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल भरी जाती है। GSTR 4 क्वार्टर के समाप्त होने के बाद 18 दिनों के भीतर भरा जाएगा। इस रिटर्न में GSTR 4A की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। किसी क्वार्टर में ट्रांजैक्शन नहीं होने के केस में नील रिटर्न भरी जाएगी। यह भी जाने इनकम टैक्स नोटिफिकेशन क्यों आते हैं। ठीक है, अब देखिए GSTR 5 क्या होता है। नॉन रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म GSTR 5 भरा जाएगा। नॉन रेजिडेंट के द्वारा फॉर्म GSTR 5 महीने के समाप्त होने के 20 दिनों के भीतर या रजिस्ट्रेशन करवाने के लास्ट डेट के 7 दिनों के भीतर जो भी पहले हो भरा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ये ध्यान रखना है। यदि किसी महीने में नॉन
रेजिडेंट द्वारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो उस महीने के लिए कोई भी रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक नोट है, नॉन रेजिडेंट द्वारा रिटर्न देरी से फाइल करने पर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लगाई जाएगी। देरी से रिटर्न फाइल करने पर बकाया टैक्स अमाउंट पर 18% पर एनम यानी पर मंथ के हिसाब से की रेट से इंटरेस्ट और RS 20 रुपये प्रतिदिन नील रिटर्न के केस में और RS 50 प्रतिदिन नील रिटर्न के अलावा केस में पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं GSTR 6 क्या होता है। GSTR 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा महीने के समाप्त होने के 13 दिन के भीतर भरी जाएगी। किसी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने के केस में उस महीने के रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब GSTR 7 क्या होता है देखते हैं। GST एक्ट में TDS काटने के लाइबल पर्सन टैक्स डिटेक्टर के द्वारा GSTR 7 महीने के समाप्त होने के 10 दिन के भीतर भरी जाएगी। रजिस्टर्ड पर्सन द्वारा काटे गए TDS की राशि GST रिटर्न के लास्ट डेट से पहले गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा की जानी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। अब देखते हैं GSTR 8 क्या होता है। GST एक्ट में रजिस्टर्ड प्रत्येक ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा महीने के समाप्त होने के 10 दिनों के भीतर फॉर्म्स GSTR 8 में रिटर्न फाइल की जाएगी। ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा GSTR 8 में की गई सप्लाई और कलेक्ट किए गए TDS की डिटेल भरी जाती है। ठीक है, यदि किसी महीने में ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो उस महीने के लिए कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट GSTR 9 और 9A ये क्या होता है दोनों। GST एक्ट में रजिस्टर्ड सभी पर्सन को एनुअल रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, सिवाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट TDS और TCS के लिए लाइबल होता है। TDS और TCS क्या होता है इसका मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनुअल रिटर्न पर फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद 31 दिसंबर तक भरी जा सकती है। नॉर्मल स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा एनुअल रिटर्न के रिटर्न फॉर्म 9 और कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा फॉर्म 9A में भरी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं GSTR 10 क्या होता है। रजिस्टर प्रत्येक रजिस्टर्ड पर्सन जिसको सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल करना जरूरी है और जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और है के द्वारा फॉर्म GSTR 10 में फाइनल रिटर्न फाइल की गई जाएगी। फाइनल रिटर्न डेट ऑफ कैंसल या डेट ऑफ कैंसिल ऑर्डर जो भी बाद में हो के 3 महीने के भीतर भरी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट GSTR 11 प्रत्येक पर्सन जैसे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN। ठीक है, प्रत्येक पर्सन जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN जारी किए गए के द्वारा फॉर्म GSTR 11 भरा जाएगा। GSTR 11 महीने का समाप्त होने के बाद 28 दिनों के भीतर भरा जाएगा। ठीक है, अगर आपको GST रिटर्न कुछ आर्टिकल अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और GSTR क्या है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। मैं इसका एक फॉर्म मैंने यहाँ पर अपलोड किया है नेट से, इसको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फॉर्म GSTR 1 होता है, किस टाइप का फॉर्म होता है उसके बारे में। जैसे कि यहाँ पर डिटेल्स ऑफ GSTR 1 का फॉर्म है। ये डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि गुड्स और सर्विस दोनों तरह के फॉर्म यहाँ पर मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पास होता है सबसे ऊपर में ईयर्स होता है, मंथ होता है, कौन सा महीना है। उसके बाद यहाँ पास है GSTN नंबर होता है। आपका GSTN नंबर क्या है, लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, उस पर्सन का नाम होता है। ट्रेड नेम इफ़ एनी, अगर किसी प्रकार का ट्रेड नेम है तो उसका डालना है यहाँ पास नाम। एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर, आपका जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर उसका कितना है उसको यहाँ पास फिल करना है। अब यहाँ पास देखना है, यहाँ पास एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून, यानी कि यहाँ पास 2017 या यहाँ पास आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है
उसको यहाँ पर से आप रहेगा आपका, जैसे 20 है तो यहाँ पर 20 रहेगा, तो अप्रैल से जून तक आपका जो भी है एग्रीगेट टर्नओवर है कितना है वो आपको यहाँ पर डिटेल देना है। उसके नीचे यहाँ पर है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर अदर दैन सप्लाईज कन्वर्सन वाइट टेबल 6, यानी कि यहाँ पर जिसके पास यूआईएन होल्डर्स है, यूआईएन नंबर है जिसके पास, वो इसको यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों का आपको जो भी फिल डिटेल्स है आप यहाँ पर आपको फिल करना है, सारी चीज़ों को आप यहाँ पर एक एक प्रोसेस को पढ़ के फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको जीएसटी R1 कैसे फाइल कैसे ऑनलाइन करते हैं, और जीएसटी 2B और जीएसटी 3A जो कि अभी वो तो सस्पेंडेड है, जीएसटी R1 को कैसे फिल करते हैं मैं आपको उसमें प्रैक्टिकली बताऊंगा टैली ERP 9 में। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।